हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हमने जो टारगेट किया है वो यूपी टेट को टारगेट किया है और यूपी टेट में हम 900 क्वेश्चन सीरीज को कर रहे हैं। तो 900 क्वेश्चन सीरीज को ही नहीं बल्कि ये समझ लीजिए 1800 क्वेश्चन को हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं, यानी कि साझा करने वाले हैं। तो एक और बातें मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, इस क्लास को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखा करें क्योंकि यह क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही क्रूशियल है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, देखिए इसी वर्ष आप अपने आप को सुरक्षित कर लीजिए यूपी टेट पास करके, क्योंकि इसके बाद सीधा सुपर टेट आएगा। फिर नेक्स्ट सुपर टेट कब आएगा हमें नहीं पता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना है और मेहनत करके इसी वर्ष अपने आप को यूपी टेट में पास कर लेना है और यूपी टेट पास करके सुपर टेट के लिए अपने आप को सुरक्षित कर लेना है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन को आप हमारे साथ सॉल्व करते चलिए, उनको समझते चलिए। अगर कुछ चीज़ें ज़रूरी लगती हैं तो उसको अपने नोट्स में भी मेंशन करते चलिए, ठीक है। तो ये आपके लिए, यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही क्रूशियल है। मैंने बार बार आपसे आग्रह किया है, बार बार हमने आपको इंडिकेट भी किया है कि ज़रूर इस क्लास को देखा करें। कुछ लोग आते हैं 1-2 मिनट के लिए आते हैं। देखिए 1-2 मिनट में अगर 1-2 मिनट की क्लास देखकर अगर सारे बच्चे पास हो जाते तो आप सोचिए कि पूरे भारत में या पूरे उत्तर प्रदेश में सबके घर में एक एक लोग यूपी टेट और सी टेट जैसे एग्जामों को क्वालिफाई करके बैठे होते हैं, ठीक है। तो 1-2 मिनट में कुछ नहीं होने वाला है। आपको क्या करना है कि डेली क्लास को देखना है। देखिए आप सोचिए कि मैं आपके लिए जो क्लासेज प्रोवाइड कराता हूँ बहुत ही मेहनत करके आप तक ये सारी क्लासेज प्रोवाइड कराता हूँ और जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ता है, आप जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी असंवेदनशील नहीं होना है बल्कि अपने काम के प्रति संवेदनशील रहना है और ईमानदार रहना है। जो व्यक्ति अपने काम के प्रति ईमानदार रहता है, मैंने देखा है कि वो व्यक्ति ज़रूर आगे बढ़ा है, कोई भी हो, ठीक है। इसलिए हमें अपने काम को बड़ी ही ईमानदारी से करना है। होना ना होना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ इतना हम जरूर जानते हैं कि अगर हमने वर्तमान में अच्छा काम किया, वर्तमान में अच्छी मेहनत हमने किया तो भविष्य में उसका फल जरूर मिलेगा हमें, ठीक है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके साथ भगवान जी गलत करते हों। भगवान जी हमेशा सभी के लिए सही किए हैं। आप सोचिए कि एक बार हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति जो होता है, हर व्यक्ति के साथ हर व्यक्ति को वही अवसर मिलता है जो आपको मिला है। मतलब हर व्यक्ति को वही अवसर मिलता है, जिसमें से आप देखिए कि कुछ बच्चे या कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो सिलेक्ट हो जाते हैं, जो कुछ कर ले जाते हैं, कुछ ऐसे हो जाते हैं, कुछ ऐसे रहते हैं जो वहीं रह जाते हैं। तो इसका मूल कारण ये है कि वे मेहनत करते हैं, वे मेहनत करते हैं और अपने ऊपर विश्वास रखते हैं और अपने काम को बहुत अच्छे से करते हैं। तो वही छात्र आगे चलकर सेलेक्ट होते हैं और वही व्यक्ति आगे चलकर सफल होता है। देखिए आज सफल लोगों की ही हमारे देश में एक तरीके से इज्जत है, वो तो आप जानते हैं पहले से ही कि जो व्यक्ति सफल है उसी की इज्जत है, जो सफल नहीं है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, उसके जीवन का भी कोई मूल्य नहीं है, उस व्यक्ति का भी कोई मूल्य नहीं है, ठीक है। इसलिए चीज़ों को समझिए और अपने मेहनत में थोड़ा से वृद्धि कीजिए। 2 घंटे के बजाय 3 घंटे पढ़िए। जो ना समझ में आए आप हमें बताइए, हम आपके साथ हैं पूरी तरीके से। हमने आपसे पहले भी प्रॉमिस किया है कि लास्ट तक, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। संस्थान में और भी लोग हैं, अगर हमसे जो कुछ जानना है आप हमसे पूछिए, जो प्रदीप सर से जानना है या जो संजीव सर से जानना है तो आप उनसे भी कुछ जान सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हो। ऐसे आज हमने क्लास को थोड़ी सी लंबी कर दिया, ठीक है। आज बातें ज़्यादा हो गई लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से मैं चीज़ों को ध्यान रखूँगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि कभी कभी चीज़ों को बताना ज़रूरी होता है, जो चीज़ें सत्य हैं। आइए समझते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। देखिए आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय क्षेत्र में देखा जाए तो स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं, ठीक है। 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं ये हमें बताना है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं। तो पहली बात करते हैं तो एक कावरत्ती द्वीप है, दूसरा न्यूमोर द्वीप है और दूसरा ऑप्शन कहता है कि पंबन एवं बैरन द्वीप है, तीसरा ऑप्शन कहता है कि बैरन एवं नारकोंडम द्वीप है और चौथा ऑप्शन कहता है कि ग्रेट अंडमान व लिटिल निकोबार द्वीप है। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो मैं आपको बता देता हूं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि भारतीय क्षेत्र में देखा जाए तो स्थित
दो ज्वालामुखी द्वीपों में से बैरन द्वीप है और दूसरा जो है एक तरीके से नारकोंडम द्वीप है। अब इसके बारे में यदि अतिरिक्त जानकारी में हम देखते हैं तो जो बैरन द्वीप है वो है सक्रिय ज्वालामुखी। तो ध्यान रखिएगा, बैरन द्वीप जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है और नारकोंडम द्वीप जो है वो सुषुप्त ज्वालामुखी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये अवस्थित कहाँ पर है, तो या स्थित कहाँ पर है, तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि बैरन द्वीप जो सक्रिय ज्वालामुखी है और नारकोंडम द्वीप जो सुषुप्त ज्वालामुखी है वो कहाँ पर अवस्थित है या कहाँ पर स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रदूषण के लिए, मतलब कि प्रदूषण हेतु उत्तरदायी कार्बनिक रसायन कौन सा है। प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कार्बनिक रसायन कौन सा है। पहला ऑप्शन कहता है कि शाकनाशी और दूसरा ऑप्शन कहता है कि प्लास्टिक, तीसरा ऑप्शन कहता है कि तेल तथा ग्रीज और चौथा ऑप्शन कहता है कि ये सभी। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा चौथा सही, यानी कि तीनों यहाँ पर क्या है, प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं, प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि समुद्र के किनारे की वनस्पति क्या कहलाती है। बड़ा अच्छा प्रश्न है कि समुद्र के किनारे की वनस्पति क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन कहता है कि लवणोद्भिद वनस्पति, दूसरा कहता है कि समोद्भिद वनस्पति, तीसरा ऑप्शन कहता है कि जलोद्भिद वनस्पति और चौथा ऑप्शन कहता है मरुद्भिद वनस्पति। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। तो जल्दी से इसका उत्तर आप लोग हमें साझा करिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके आंसर के बारे में बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा कि समुद्र के किनारे की वनस्पति को क्या कहा जाएगा, समुद्र के किनारे की वनस्पति को क्या कहा जाएगा, लवणोद्भिद कहा जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए समझते हैं इसके बारे में थोड़ा से और भी। देखिए, समुद्र के किनारे की वनस्पतियों को क्या कहा जाता है, लवणोद्भिद कहा जाता है। और इन वनस्पतियों में क्या होता है, लवण यानी कि नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो वनस्पतियाँ होती हैं इनमें क्या होता है, लवण यानी कि नमक की मात्रा यानी सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी का अपमार्जक कौन सा है। तो इसका उत्तर जल्दी से आप लोग साझा करिए हमारे साथ कि पृथ्वी का अपमार्जक कौन सा है, जीवाणु व कवक, और दूसरा ऑप्शन कहता है मृदा व जल, और तीसरा ऑप्शन कहता है कि पशु, और चौथा ऑप्शन कहता है कि पक्षी। जल्दी से इसका उत्तर हमें साझा करिए कि पृथ्वी का अपमार्जक कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि जीवाणु व कवक की बात करते हैं तो पृथ्वी का अपमार्जक है, जीवाणु व कवक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी जो दी गई है। तो जीवाणु व कवक को पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जब जीवाणु व कवक को क्या कहा जाता है, पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है। कई बार हमारे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी का अपमार्जक किसे कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जीवाणु व कवक को क्या कहा जाता है, पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है। और ये जो मृत पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं आदि का ये अपघटन करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो अपमार्जक है यानी कि जीवाणु और कवक जो हैं ये मृत पौधे यानी कि जो मरे हुए पौधे होते हैं, जो जीव जंतु मरे हुए होते हैं, उनको ये क्या करते हैं, अपघटित करते हैं यानी कि अपघटन करते हैं। और जिससे क्या होता है कि पर्यावरण संतुलन बना रहता है। तो इससे क्या होता है कि पर्यावरण का संतुलन हमेशा बना रहता है और इन्हें पृथ्वी का मेहतर भी कहा जाता है। तो जीवाणु और कवक को क्या कहा जाता है, पृथ्वी का मेहतर भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का मेहतर किसे कहा जाता है। तो जीवाणु व कवक को कहा जाता है। और पृथ्वी का अपमार्जक किसे कहा जाता है, तो जीवाणु व कवक को कहा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए। क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए।
तो पहला ऑप्शन है 2004 में, दूसरा ऑप्शन है 1994 में, और तीसरा ऑप्शन कहता है कि 1984 में, और चौथा ऑप्शन कहता है कि इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर हमें साझा करिए, आप लोग जल्दी से इसका आंसर हमें साझा करिए। तो इसके उत्तर की बात करते हैं, तो इसके उत्तर के बारे में बात करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कि वर्ष 1994 की बात करते हैं। तो 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ताजमहल के क्षेत्र में हमें क्या करना चाहिए, हरित क्षेत्र को भी विकसित करना चाहिए, हरित क्षेत्र को भी विकसित करना चाहिए। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किससे कहा था, तो पर्यावरण और वन मंत्रालय से ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा विटामिन की कमी से नहीं होता है, कौन सा रोग विटामिन की कमी से नहीं होता, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा रोग है जो किसी विटामिन की कमी से नहीं होता है। पहला ऑप्शन है रतौंधी, दूसरा ऑप्शन है हैजा, और तीसरा ऑप्शन है स्कर्वी, और चौथा ऑप्शन है रिकेट्स। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही सरल प्रश्न है। तो इसका उत्तर आप लोग जल्दी से साझा करिए हमारे साथ। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों हैजा। जैसे कि आप देखते हैं कि रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से हो जाता है, ठीक है। तो आपने देखा स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से हो जाता है, इसी तरह रिकेट्स भी विटामिन की कमी से हो जाता है, सूखा रोग जिसे बोला जाता है। लेकिन हैजा जो है एक तरीके से मक्खी से फैलता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एक तरीके से हैजा जो है विटामिन की कमी से नहीं फैलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह प्रदूषित भोजन यानी खाद्य पदार्थ तथा जल प्रदूषित के सेवन से होता है। तो हैजा जो होता है एक तरीके से वो भोजन पदार्थ यानी खाद्य पदार्थ जो प्रदूषित जल होते हैं उनको यदि हम सेवन करते हैं या खाते हैं तो उससे क्या होता है, हैजा यानी कॉलरा नामक बीमारी फैलती है, ठीक है। रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से हमने आपको पहले भी बता दिया है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग यानी कि रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। पहला ऑप्शन कहता है कि सागरीय प्रदूषण, और दूसरा ऑप्शन कहता है सागरों की लवणता में वृद्धि, और तीसरा ऑप्शन कहता है कि सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, और चौथा ऑप्शन कहता है कि रोगों एवं महामारियों का फैलना। जल्दी से इसका आंसर हमें आप साझा करिए। तो इसके आंसर के बारे में बात करते हैं। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तो इसके विकल्प की बात करते हैं तो इसका विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं इसके बारे में, कुछ अतिरिक्त जानकारी बारे में देखते हैं। तो इसके बारे में आइए समझते हैं। तो प्रवाल विरंजक का मुख्य कारण जो है वो सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि होने से है, ठीक है। और प्रवालों की उत्पत्ति कैसे होती है, तो प्रवालों की उत्पत्ति के लिए क्या होता है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम, और सूर्य किरणें के प्रवेश से तक की समुद्री गहराई, अवसाद युक्त जल, सामान्य लवणता आदि की आवश्यकता होती है। जल का तापमान बढ़ने के कारण इनका विकास नहीं हो पाता है। तो जल का तापमान बढ़ने के कारण क्या होता है, इनका विकास नहीं हो पाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो निम्नलिखित में को सुमेलित कीजिए स्लेट, ठीक है। आप लोग इसको मिलाइए, आपके समक्ष उपस्थित है इसका आंसर। चलिए मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ। तो इसके आंसर की बात करते हैं, तो स्लेट की बात करते हैं। तो इसका संबंध किससे है, कायांत्रिक शैल से है। और लिग्नाइट का किससे संबंध है, अवसादी शैल से है। और बॉक्साइट का संबंध किससे है, अलाह खनिज से है। और ग्रेनाइट का संबंध किससे है, अग्नेय शैल से है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग रख लीजिए। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग रख लीजिए जल्दी से। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अल्पना भारत की किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। आप सोचिए कि अगर ये लोक शैली अगर आपके एग्जाम में आ गया, यानी कि इस तरह के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आ गए तो आपको नहीं पता होगा और इस तरह के प्रश्न आप जरूर गलत कर देंगे, ठीक है। इसलिए हमने आपसे पहले भी कहा है कि क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखा करें और डेली देखा करें, ठीक है। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है, गुजरात,
और तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। जल्दी से इसका उत्तर साझा करिए हमारे साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल। अल्पना जो है भारत के पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी जो है कोलकाता, और वहाँ की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। हाँ, और आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा कि यहाँ के राज्यपाल कौन है। ठीक है, आइए समझते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कुछ अतिरिक्त जानकारी में देखते हैं क्या दिया गया है। तो अल्पना जो है पश्चिम बंगाल राज्य में प्रचलित लोक कला शैली है, और गुजरात की पारंपरिक लोक कला पटोला बुनाई, उत्तर प्रदेश की चिकन कढ़ाई और पीतल कारीगरी और लकड़ी पर नक्काशी आदि के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा कि गुजरात किस लिए प्रसिद्ध है? गुजरात है पारंपरिक लोक कला यानी पटोला बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, और उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश चिकन कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, और पीतल कारीगरी के लिए या पीतल नगरी के लिए और लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूर तक की वस्तुओं को देख सकते हैं? पहला ऑप्शन कहता है कि बाघ और तेंदुआ और सांड है। दूसरा ऑप्शन कहता है सांप, रेशम कीट, छिपकली है। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि चील, गरुड़, गिद्ध है। और चौथा ऑप्शन कहता है कि मधुमक्खी, मच्छर और तितली है। तो जल्दी से इसका उत्तर आप हमें साझा करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा, यानी चील, गरुड़ और गिद्ध जो हैं वो हमसे कई गुना यानी कि एक तरीके से 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। यानी कि हमसे मतलब हम मनुष्य हैं, तो मनुष्यों की तुलना में देखा जाए तो हमसे 4 गुना ये लोग देख सकते हैं वस्तुओं को, यानी 4 गुना दूर की वस्तुओं को ये लोग देख सकते हैं। कौन आता है? चील, गरुड़ और गिद्ध। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि, वही क्वेश्चन दोबारा आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। यदि आप सभी लोगों को क्लास बेहतर लग रही है तो आप लोग दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। किसी विधा के अंतर्गत विद्यार्थियों को कक्षा कक्ष में साधन, सुविधाएं, पुस्तक, लेखन सामग्री आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। किसी विधा के अंतर्गत विद्यार्थियों के कक्षा कक्ष में साधन, सुविधाएं, पुस्तकें, लेखन सामग्री आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि परिवीक्षित अध्ययन, दूसरा ऑप्शन कहता है भ्रमण, और तीसरा ऑप्शन कहता है सामाजिकृत अभिव्यक्ति, और चौथा ऑप्शन कहता है संग्रहालय। ठीक है, तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग हमें साझा करिए, जल्दी से इसका आंसर साझा करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा परिवीक्षित अध्ययन की बात करते हैं, तो परिवीक्षित अध्ययन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न काफ़ी ठीक ठाक है। और निम्नलिखित में से विद्यार्थियों के उन व्यवहारों का समूह कौन सा है जो शिक्षिका को उनके तनावग्रस्त होने की जानकारी देता है? निम्नलिखित में से विद्यार्थियों के उन व्यवहारों का समूह कौन सा है जो शिक्षिका को उनके तनावग्रस्त होने की जानकारी देता है? पहला ऑप्शन कहता है आक्रामक व्यवहार, और दूसरा ऑप्शन कहता है अध्ययन के प्रति पूर्ण एकाग्रता, और तीसरा ऑप्शन कहता है ज़्यादा बोलना, और चौथा ऑप्शन कहता है निष्क्रियता। जल्दी से इसका उत्तर आप लोग हमें साझा करिए, जल्दी से साझा करिए। यदि आप सभी लोगों को क्लास बेहतर लग रही है तो आप लोग ज़रूर दूसरों को शेयर करिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा सही, यानी कि एक और चौथा इसमें सही की बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, यानी कि प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से विद्यार्थियों के उन व्यवहारों का समूह कौन सा है जो शिक्षिका को उनके तनावग्रस्त होने की जानकारी देता है? तो एक आक्रामक व्यवहार अगर बच्चों का ऐसा रहता है, और दूसरा निष्क्रियता, तो उन्हें ये पता चल जाता है, शिक्षक को यह पता चल जाता है कि बच्चे इस समय जो हैं एक तरीके से वे तनाव में हैं, यानी तनाव की स्थिति में जी रहे हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए का तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि एक और चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आप लोग इसका उत्तर जल्दी से साझा करिएगा।
प्रश्नोत्तर विधि में यह विचारणीय है कि पाठ्य पुस्तक के शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग किया जाए। दूसरा ऑप्शन कहता है कि विद्यार्थियों को प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार होने को कहा जाए। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि विद्यार्थियों को प्रश्न के उत्तर स्वयं सोचकर देने को कहा जाए। और चौथा ऑप्शन कहता है कि विद्यार्थियों के स्वैच्छिक उत्तरों पर आश्रित रहा जाए। तो जल्दी से इसका उत्तर हमें साझा करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों को प्रश्न के उत्तर स्वयं सोचकर देने को कहा जाए। तो प्रश्नोत्तर विधि में यह विचारणीय है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यानी कि इसका ऑप्शन तीसरा सही है, ए रहा आपके समक्ष इसका उत्तर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बस इसके बाद 2 लास्ट प्रश्न इसका बचेगा ईवीएस का, फिर उसके बाद हम साइकोलॉजी के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। चलिए प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण की अध्ययन की दृष्टि से पर्यावरण की कक्षा में विभिन्न संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए शिक्षक द्वारा कहानी कथन का प्रयोग करना विद्यार्थियों को कल्पना करने की योग्यता देता है, सही दिशा में उनकी ऊर्जा का सारणीकरण करने में सहायता करता है। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि पाठ्य वस्तु को स्वयं समझने के लिए प्रेरित करता है। और चौथा ऑप्शन कहता है उनमें निहित भाषाओं की विविधता का ध्यान में रखता है। तो जल्दी से इसका उत्तर आप लोग साझा करिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कल्पना करने की योग्यता देता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ईवीएस का यह लास्ट प्रश्न है, इसके बाद हम साइकोलॉजी के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की बात करते हैं। तो शिक्षक तथा अभिभावकों को मध्य अंतः क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। पहला ऑप्शन कहता है कि विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। दूसरा ऑप्शन कहता है कि पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। तीसरा ऑप्शन कहता है एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि एक दूसरों की कमियों को उजागर करना। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बता दीजिए। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके आंसर की बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा। शिक्षक तथा अभिभावक के मध्य जो अंतर क्रिया होती है, जो अंतः क्रियाएं होती हैं, उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यता और कमजोरियों के बारे में हमें चर्चा करना चाहिए। देखिए आप सोचिए कि अगर किसी भी बच्चे के बारे में आप चर्चा करते हैं, आप एक टीचर हैं और आपके सामने मान लीजिए या आपके समक्ष कोई एक अभिभावक है, उनसे अगर आप चर्चा करते हैं तो आप दोनों लोग आपस में कोऑर्डिनेशन कर लेंगे बच्चों में क्या समस्या है, यानी कि उस बच्चे में क्या समस्या है तो उसके माध्यम से आप किसी भी गार्जियन से आप बात करें और उस बच्चे की समस्या को आप जान सकते हैं कि बच्चा घर पे कितनी देर पढ़ता है, घर पे पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, क्या खेलने में उसका ज़्यादा मन लगता है। ठीक है, और यहाँ पर टीचर से भी अभिभावक को पता चल जाएगा कि एक तरीके से बच्चा क्या करता है, वो पढ़ने में सही है कि नहीं, डेली होमवर्क कंप्लीट करके आता है कि नहीं। तो इससे क्या होता है, सुधार आ जाता है, बच्चों में सुधार किया जा सकता है। तो ऐसी प्रक्रिया जैसे कि आप देखते हैं कि आजकल जो वर्तमान की व्यवस्था है तो वो है प्राइवेट सेक्टरों में। आप देख रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा पेरेंट्स मीटिंग को क्या किया जाता है, प्राथमिकता दी जाती है। पेरेंट्स मीटिंग को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है ताकि बच्चों में जो कमियां हैं उसको सुधार किया जाए। ठीक है, पेरेंट्स मीटिंग इसलिए नहीं करवाई जाती है कि यहाँ पर आप हमसे बातचीत कर लीजिए, आप उनसे बातचीत कर लीजिए, काम खत्म, नहीं। बल्कि पेरेंट्स मीटिंग में क्या होता है कि बच्चों का इवैल्यूएशन बहुत अच्छे से हो जाता है कि घर पे बच्चा क्या करता है, कितनी देर पढ़ता है, कितनी देर खेलता है, क्या करता है, उसके किस तरह के व्यवहार हैं, वो किन चीज़ों को ज़्यादा प्राथमिकता देता है, किन चीज़ों को कम प्राथमिकता देता है। तो टीचर को अभिभावक से पता चल जाता है बच्चों के बारे में, और अभिभावक को बच्चों के बारे में पता चल जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं कि हमारे साइकोलॉजी के जो प्रश्न हैं इस पर आइए हम डिस्कशन करते हैं कि साइकोलॉजी यानी कि बाल मनोविज्ञान के कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जाम में 100% आने वाले हैं, यानी कि उसकी संभावनाएं हैं। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है, ये सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, आप लास्ट तक क्लास को देखते चलिए और बिल्कुल आराम से समझते चलिए। जो चीज़ें नहीं आ रही हैं उसको भी आप
एक तरीके से ध्यान रखिए, बाद में आप पूछ लीजिए। मान लीजिए एक आध ऐसा पॉइंट है जो आपको ना समझ में आया हो बाद पहले, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, तो क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे कितने हैं, कितने आवर टीचर को एक तरीके से कार्य करना चाहिए एक सप्ताह में। तो क्वेश्चन में पहला ऑप्शन कहता है कि 40 घंटे, दूसरा ऑप्शन कहता है 42 घंटे, और तीसरा ऑप्शन कहता है कि 45 घंटे, और चौथा ऑप्शन कहता है 48 घंटे। जल्दी से इसका उत्तर साझा करिए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा कि एक सप्ताह में, आरटीई अधिनियम 2009 कहता है कि एक सप्ताह में एक टीचर को क्या करना चाहिए, कम से कम 40 घंटे कार्य करना चाहिए, सॉरी कम से कम 45 घंटे उसे कार्य तो करना ही चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है। पहला ऑप्शन कहता है कि सामान्यीकरण, दूसरा ऑप्शन कहता है विभेदीकरण, और तीसरा ऑप्शन कहता है कि प्रत्यक्षीकरण, और चौथा ऑप्शन कहता है पृथक्करण। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें साझा करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, कि संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान जो है वो है प्रत्यक्षीकरण है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया था। पहला ऑप्शन कहता है कि टोलमैन, दूसरा ऑप्शन कहता है वेंडूरा, और तीसरा ऑप्शन कहता है थार्नडाइक, और चौथा ऑप्शन कहता है कोहलर। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। तो प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय जो है वो वेंडूरा द्वारा दिया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर साझा करिए आप लोग। तो निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। इसके बारे में हमने वृद्धि और विकास के चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया है। पहला ऑप्शन कहता है कि निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन कहता है कि वर्गीकरण का सिद्धांत, और तीसरा ऑप्शन कहता है कि समन्वय का सिद्धांत, और चौथा ऑप्शन कहता है व्यक्तिक का सिद्धांत। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें साझा करिए कि वृद्धि और विकास के सिद्धांतों में संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वर्गीकरण का सिद्धांत जो है वो वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप लोग कमेंट में हमें वृद्धि और विकास के अंतर को बताइएगा। कमेंट में देखिए, थोड़ा सा लिखने में आपको समय जरूर लगेगा, लेकिन आप लोग लिखिएगा तो इससे क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। प्रभाव के नियम, और सादृश्यता के नियम, तत्परता के नियम, और साहचर्य का नियम। तो जल्दी से इसका आंसर साझा करिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, तीसरा सही हो जाएगी कि कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के तत्परता का नियम पर आधारित है, तत्परता के नियम पर आधारित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए कई बार क्या होता है, बहुत ही साधारण प्रश्न को भी हम गलत कर देते हैं, इसलिए साधारण प्रश्न को भी हमें यानी कि बेसिक को भी हमें अपने क्लियर रखना है। तो खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, और उपरोक्त सभी को। तो जल्दी से इसका आंसर साझा करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहा गया है, खिलौनों की आयु कहा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन कहता है कि दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, और खेलने की अवस्था। तो जल्दी से इसका आंसर साझा करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न करने की अवस्था जो है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता में नहीं आती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं को किस आवश्यक
तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या और द्रव्यमान, संख्या, क्षेत्र। तो जल्दी से इसका आंसर साझा करिए मेरे दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का चौथा सही हो जाएगा कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं को, यानी कि जो फिजिकल वस्तुएं हैं जिन्हें टच कर सकता है, उसके द्रव्यमान को समझने लगता है और उसके संख्या क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, उसके बारे में वो बच्चा समझने लगता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न भी काफ़ी ठीक ठाक प्रश्न है, बस 2-3 प्रश्न हैं। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना। दूसरा ऑप्शन कहता है कि उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि उसके प्रयोगों का समर्थन करना। और चौथा ऑप्शन कहता है कि भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो जल्दी से इसका आंसर साझा करिए। तो इसका आंसर जल्दी से साझा करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा मेरे प्रिय साथियों, कि भाषा विकास के सहयोग में कौन सा गलत तरीका है, वो है उसकी भाषा के प्रयोग को अगर आप अमान्य बता देते हैं। आप सोचिए एक बार, अगर बच्चा कोई भाषा, किसी भाषा में बात कर रहा और उसकी बातों को आप गलत काट देते हैं, तो गलत काट देते हैं तो बच्चे का भाषा का विकास नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि बच्चा हर बात बोलने से यह डरने लगेगा कि वाकई में जो मैं बोलने जा रहा हूँ क्या वह सही होगा या नहीं। तो हो सकता है इसी डर की वजह से बच्चा ना बोल पाए, आगे की बातों को ना बोल पाए, और जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि भाषा विकास उसका नहीं हो पाएगा या नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए कई बार हमें चीज़ों को समझना चाहिए कि अगर बच्चा गलत भी बोल रहा है तो उसे सुधार तो आप करवाएं, लेकिन इमीडिएट नहीं कि आप उसे तुरंत मारना शुरू कर दें, उसे डांटना शुरू कर दें कि ऐसे लैंग्वेज को ऐसे बोलना चाहिए। नहीं, उसे धीरे धीरे प्यार प्यार से आप समझाते चलिए। बच्चा आपको देखेगा, आपको अनुकरण करेगा तो वो सीख जाएगा कि वाकई में इस शब्द को कैसे बोलना है। बच्चा जब सीख जाएगा तो उससे गलतियां नहीं होगी। आप सोचिए कि कभी हम सभी, आप भी बच्चे रहे होंगे तो हमसे भी बहुत सारी गलतियां हुई होंगी। ऐसा नहीं है कि भाषा सीखने में हमने एक तरीके से बचपन से ही हम पारंगत हो गए थे और बहुत अच्छे हो गए थे। नहीं, आज भी आप देखते हैं कि हम सभी में बहुत सारी त्रुटियां रहती हैं। उसके पीछे का तो मूल कारण ये है, जो त्रुटियां हैं हमारी जो मातृभाषा है, मातृभाषा मतलब जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है, उसकी वजह से हम में त्रुटियां आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब तो होता है कि सभी में ये सारे मिस्टेक हैं। आप अकेले व्यक्ति ऐसे नहीं हो। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास। और दूसरा ऑप्शन कहता है शिक्षण के समय विद्यार्थी के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखना। और तीसरा ऑप्शन कहता है विविध विद्यार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। और चौथा ऑप्शन कहता है कि विद्यार्थियों को यह बताने की कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर साझा करिए, जल्दी से इसका आंसर साझा करिए। कहा जा रहा है कि मानव बुद्धि विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है, और इसका आंसर सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि विविध विद्यार्थियों के शिक्षण के बारे में क्या होता है, स्पष्टता जानकारी मिल जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि किसी बच्चे की विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और कहाँ से। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है। 2 वर्ष से 2 वर्ष की आयु के बाद, और 5 वर्ष की आयु के बाद, और 7 वर्ष की आयु के बाद, और माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर भी, इस प्रश्न का उत्तर भी यदि आप गलत करते हैं तो ये समझ लीजिए आपका बेसिक क्लियर नहीं है। आपको बेसिक एक बार फिर पढ़ना चाहिए। यानी कि हमारी जो क्लासेस पहले से हैं उन क्लासेस को आप देख लीजिए, जिसके प्लेलिस्ट में हमने सारी 3 क्लास में हमने आपको एनवायरनमेंट ख़त्म करके दिया है, और 3 क्लास में साइकोलॉजी को भी हमने ख़त्म करके दिया है। तो उन तीनों क्लास को आप ज़रूर देख लीजिए यदि आपके बिल्कुल भी एक तरीके से बेसिक क्लियर नहीं है तो। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है, बस 2-3 मिनट और वेट करिए, कि विकास की सबसे जटिल अवस्था है, विकास की सबसे जटिल अवस्था है शैशव काल, किशोरावस्था, युवा प्रौढ़ावस्था और वृद्ध प्रौढ़ावस्था। तो जल्दी से इसका आंसर साझा करिए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा कि विकास की सबसे जटिल अवस्था जो है वो है किशोरावस्था है, वो है किशोरावस्था है। इस बात को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय अनुकूलन,
पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, और चौथा ऑप्शन कहता है अंतर्दृष्टि पूर्ण अधिगम। तो जल्दी से इसका आंसर साझा करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा सही, यानी कि दूसरा सही हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है, वो है पारस्परिक शिक्षण। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए 2 प्रश्न और बचे हैं, बस 2 प्रश्न और बचे हैं। इन दोनों प्रश्नों को आप लोग और देख लीजिए, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। तो एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों यानी कि असाइनमेंट्स का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सकें। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोलवर के किस नैतिक सिद्धांत यानी किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रहा? बड़ा अच्छा प्रश्न है, तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए। ठीक है, पहला ऑप्शन कहता है कि औपचारिक चरण 4 यानी कानून और व्यवस्था पर, औपचारिक चरण 5 सामाजिक संविदा, और तीसरा ऑप्शन कहता है पूर्व औपचारिक चरण प्रथम दंड परिवर्तन, और चौथा ऑप्शन कहता है कि पूर्व औपचारिक चरण या 2 व्यक्तिगता और विनिमय। तो जल्दी से इसका आंसर साझा करिए आप लोग। यदि आप सभी लोगों को क्लास बेहतर लग रही है तो ज़रूर आप लोग लाइक वगैरह कर दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि औपचारिक चरण 4 का कानून व्यवस्था की बात करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न और लास्ट प्रश्न की बात करते हैं कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, तो नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? कौन सा प्रश्न इस विषय के रूप में सही नहीं है? पहला ऑप्शन कहता है कि बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, और बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, और बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, और चौथा ऑप्शन कहता है कि बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। ये है लास्ट प्रश्न आज का। तो इसके आंसर की बात करते हैं, तो इसके आंसर की बात करते हैं जो आप नहीं सोच रहे थे वही हो जाएगा। यहाँ पर केवल शब्द आया और यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट साथियों। इस बात को ध्यान रखिएगा। यह क्लास आप सभी लोगों को कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, यदि आपको क्लास बेहतर लगी हो तो आप लोग शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।